नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हम बात करेंगे सामाजिक कार्य के विभिन्न आयाम। सामाजिक कार्य आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर आप इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे होंगे, पर वो तमाम छात्र छात्राएं जो ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर अगर वो सामाजिक कार्य में कार्य करना चाहते हैं, यानी कि इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो हम आपको बता दें कि आज इस विशेष चर्चा पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक कार्य है क्या। जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो कितना भिन्न है जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है। कहाँ कहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, इनकी आवश्यकता पड़ती है, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सामाजिक कार्य की आवश्यकता है या सामाजिक कार्य देखा समझा जा सकता है। तो मित्रों, इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय भट्ट। ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और तहे दिल से एक बार फिर से मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी और इनके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य क्या है और इसके विभिन्न आयाम क्या हैं। डॉक्टर भट्ट, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप ही के माध्यम से हम निरंतर यही कोशिश करते हैं कि तमाम छात्र छात्राएं जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो इस पहलू से रूबरू हो पाएँ, अवगत हो पाएँ कि किस प्रकार से सामाजिक कार्य किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर, किन किन क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की हमें ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, आज की चर्चा का विषय, जैसा आपको बताया कि समाज कार्य एक व्यवसाय और सामाजिक कार्य के विभिन्न आयाम, इस दृष्टि के साथ चुना गया है कि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन और ईमेल आए जो ये चाहते हैं कि समाज कार्य पर हिंदी में चर्चा की जाए। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जो इन कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इनके माध्यम से पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और वो हिंदी भाषा में भी इन व्याख्यानों को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि समाज कार्य क्या है, क्या इसका स्वरूप है, क्या उसके उद्देश्य हैं, किस तरह से यह काम करता है, किस तरह से यह एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है, किस तरह से यह जीविका का साधन बन सकता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम समाज कार्य शब्द बोलते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता शब्द कहते हैं, तो अक्सर जहन में लोगों के एक प्रश्न आता है कि समाज कार्य करने के लिए क्या किसी विद्यालय में या विश्वविद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता है। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि समाज कार्य तो दिल से किया जाता है, उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और भी पहलू है कि जो बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यवसाय करते हैं और अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं उन सभी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की उच्च स्तर की शिक्षा में स्नातक, परास्नातक तथा रिसर्च के स्तर पर समाज कार्य एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और समाज कार्य एक ऐसा विषय है जिसका अभ्यास भी किया जाता है, यानी जो प्रैक्टिस बेस्ड है। इसीलिए इस विषय का जब हम समाज में लोगों के साथ अभ्यास करते हैं, इसके माध्यम से उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, इसके माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो समाज कार्य अपने आप में एक प्रायोगिक विषय बन जाता है और उसी से उसके व्यावसायिक स्वरूप का सृजन होता है। इससे पहले कि मैं समाज कार्य के बदलते हुए स्वरूप पे चर्चा करूं, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये समाज कार्य विषय कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी मैं आपको दूं। समाज कार्य व्यवसाय के रूप में
पिछली सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। मुख्यतः इंग्लैंड में, जहाँ पे गरीब लोगों के साथ काम करने के लिए इंग्लैंड की सरकार बहुत सारे कानून लगभग 1600 से लेके और 1900 तक गरीबी निर्मूलन के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी रखी, जो पुअर लॉज के रूप में जाने जाते हैं। उसी में कुछ सामाजिक आंदोलन भी पैदा हुए, जिसमें दो आंदोलन मुख्य हैं। दान संगठन आंदोलन, जिसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट बोलते हैं, और दूसरा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, जिसमें गरीब विद्यार्थियों, गरीब लोगों के पास विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो औद्योगिकीकरण के बाद शहरों में जो मलिन बस्तियां बन रही थीं, उनमें जो लोग रहते थे, उनके जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो ये दो आंदोलन उसके स्वरूप में देखे जाते हैं। और इन आंदोलनों में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स, स्वैच्छिक रूप से जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनके साथ काम करते हुए ये महसूस किया गया कि उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो वही सेवा वो और अच्छे रूप से कर सकते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा व्यक्तियों की मदद करने का एक तरीका है। समाज सेवा में हम असहाय या हेल्पलेस व्यक्तियों की मदद करते हैं, और उसके माध्यम बहुत सारे हैं, भौतिक भी हैं और अभौतिक भी हैं। साधनों के माध्यम से करते हैं, धन के माध्यम से करते हैं, बौद्धिक स्तर पे भी करते हैं, ज्ञान के स्तर पे भी करते हैं। लेकिन अगर इसी सहायता के स्वरूप को इस तरह से देखा जाए कि व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाए कि वह अपनी सहायता करने के योग्य स्वयं बन सके, तो शायद इस छोटे से प्रयास में हमें बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम व्यक्ति की सहायता करें कि वो अपनी कमजोरियों को, वो अपनी अच्छाइयों को समझते हुए इस प्रकार से हमारी सहायता स्वीकार करे कि अगली बार उसे हमारी सहायता की जरूरत ना पड़े। टू हेल्प द पीपुल सो दैट दे मे हेल्प देमसेल्व्स। अब ये कहने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब हम इसको करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी। तो एक बहुत पहले परिभाषा आई थी कि समाज सेवा हेल्पलेस की मदद करने का एक तरीका है, और समाज कार्य उनकी मदद इस प्रकार करने का तरीका है ताकि वो अपनी मदद स्वयं कर सकें। यूनाइटेड नेशन का एक डॉक्यूमेंट है जो कभी सन 60 के दशक, 60-70 के दशक में आया था, ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्कर्स, उसमें ये बात दर्ज है। अब मैं बात कर रहा था आपसे दान संगठन आंदोलन की और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की। तो 1915 के करीब ये धीरे धीरे महसूस किया जाने लगा कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के साथ और जो असहाय व्यक्तियों के साथ मदद कर रहे हैं, अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो वो अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो उसी समय एक मैरी रिचमंड ने एक डिफिनीशन दी, एक परिभाषा दी समाज कार्य की, कि विभिन्न व्यक्तियों के साथ और विभिन्न व्यक्तियों के लिए काम करने की वो कला जिसके माध्यम से वो अपना और समाज का कल्याण कर सकें, समाज कार्य। और वहाँ से परिभाषा, समाज कार्य की परिभाषाएं शुरू हुई। फिर 1923 में एक परिभाषा आई कि मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने की कला समाज कार्य है। फिर धीरे से एक परिभाषा आई जिसने कहा कि समाज कार्य एक मानवीय सेवा पर आधारित व्यवसाय है, और समाज कार्य आर्ट भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला इसलिए है कि उसमें बहुत सारी निपुणताओं की आवश्यकता होती है, आर्ट इसलिए है कि उसमें बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, और विज्ञान इसलिए है कि क्रमबद्ध तरीके से
वैज्ञानिक ढंग से, सोचे समझे तरीके से किस प्रकार व्यक्तियों की मदद की जाए कि वो अपनी समस्या समझ सकें, वो अपनी सहायता स्वयं कर सकें और साथ ही साथ समाज की भी सहायता कर सकें। तो ये इस तरह से परिभाषाओं का सिलसिला शुरू हुआ। और भारत में अगर हम बात करें समाज कार्य की, तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें समाज की सेवा करना सदियों से, संभवतः जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से ही स्वीकारा गया है कि परस्पर रूप से परोपकार की भावना से प्रेरित होकर हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ग्रेगेरियस एनिमल है, समूहों में रहता है, तो एक दूसरे की मदद करना उसकी प्रवृत्ति है। अब उस प्रवृत्ति को कैसे इस स्वरूप में बदला जाए कि वो एक कला के रूप में, एक विज्ञान के रूप में जन्म ले सके। हमारे यहाँ जो संस्थाएं थीं, उनमें जो धर्म की संस्था है और जो विभिन्न धर्म हैं, उनके जो ज्ञान हैं, उनके जो संदेश हैं, उनके जो आदेश हैं, उसमें लोगों की सहायता करना प्रमुख आदेश है। तो परोपकार की भावना से, धार्मिक रूप से, धार्मिक मान्यताओं के तहत, स्वयं की संतुष्टि के लिए, समाज की भलाई के लिए लोग दूसरों की मदद करते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवसाय समाज कार्य को एक नए स्वरूप में देखने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जब 1915 के करीब इंग्लैंड में और उसके बाद अमेरिका में और फिर कुछ और यूरोपीय देशों में यह प्रयास चल रहा था, तो दिल्ली में, बॉम्बे में 1932-33 के करीब एक प्रयास शुरू हुआ नागपाड़ा कम्युनिटी में, और 1936 में दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। 1936 के बाद दूसरा विद्यालय दिल्ली में प्रारंभ हुआ, जिसे हम दिल्ली समाजकार विद्यालय बोलते हैं। कहीं कहीं मैं समाज कार्य शब्द इस्तेमाल करता हूँ सोशल वर्क के लिए, और कहीं कहीं पे सामाजिक कार्य भी बोलता हूँ, तो उससे कोई भेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क दूसरी संस्था बनी जो YWCA के माध्यम से आई, और उसमें MA के लेवल पे समाज कार्य की पढ़ाई शुरू हुई, जिसके बहुत सारे कोर्सेज हमने पाश्चात्य देशों से, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैंड से लिए। उसके बाद आने वाले 3-4 सालों में, जब हमारे स्वतंत्रता के बाद 1950 तक लगभग 10 विद्यालय ऐसे और बने। विद्यालय इसलिए कहते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट, किस तरह से मदद करना है, तो इसलिए दिल्ली स्कूल, इंदौर स्कूल, बड़ौदा स्कूल, कई जगह पे। लेकिन ये सब उन लोगों के साथ काम कर रहे थे जो औद्योगिक समाज से उत्पन्न होने वाली तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे। यानी स्लम एरिया में रहने वाले लोग, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, विशेष तौर पे मानसिक रूप से प्रताड़ित और मानसिक रूप से पीड़ित लोग, जिसमें हम साइकेट्रिक पेशेंट बोलते हैं। और 1947 के बाद चूँकि देश आज़ाद हुआ था और विभाजन की पीड़ा से गुजर रहा था, तो सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की जो आवश्यकता हुई, नीलोखेड़ी प्रयोग से लेके, तो बहुत सारे समाज कार्यकर्ता विकास के उस कार्य में जुटे। तो 1936 से लेके और 1952-53 तक लगभग 10-12 संस्थान ऐसे थे जहाँ पर समाज कार्य की पढ़ाई की जाती थी, और समाज कार्य को एक व्यवसाय के रूप में, एक नौकरी के रूप में, एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के रूप में देखने की आवश्यकता हुई, जो बाद में समाज कल्याण सेवाओं को प्रमुखता के साथ प्रशासन करें, समाज कल्याण सेवाओं को प्रदान करें। तो समाज कल्याण विभाग में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की आवश्यकता की पूर्ति करने लगा ये समाज कार्य का व्यवसाय, जो गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, बहुत सारे वंचित लोगों के लिए
समाज कार्य की सेवाएं प्रदान करता था। ये पहला भाग है। तो दान से शुरू हुआ, चैरिटी से शुरू हुआ, परोपकार की भावना से शुरू हुआ, और अपने स्वतंत्र भारत में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई और राज्य ने कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो कल्याण करने के लिए, कल्याण की सेवाओं के लिए, वेलफेयर सर्विसेज के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हुई जो उसको समझ सकें, जिन्हें उसका ज्ञान हो, जो मदद करने में किसी व्यक्ति की जो उसकी अपनी आत्मसम्मान है, जो उसकी अपनी डिग्निटी है, उसको किसी प्रकार से उल्लंघन ना करे। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी से कोई सहायता लेता है और दान लेता है, तो उस दान लेने में वह यह भी चाहता है कि उसका जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आत्मसम्मान है, उस पर चोट ना लगे। तो समाज कार्य का जो पूरा प्रयास है, ये जो विषय है, इसके प्रारंभ में ही यह बात स्पष्ट है कि समाज कार्य व्यक्तियों की मदद इस प्रकार करता है जो उनके आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए, जो उनकी व्यक्ति की गरिमा को बिना ठेस पहुंचाए मदद प्रदान करे। तो ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम व्यक्ति की सच्ची मदद इस प्रकार से कर सकें कि वो मदद पाकर अपने आप को कुंठित महसूस ना करे, छोटा महसूस ना करे, बल्कि वो उस मदद के लिए से अपने आप को पुनः खड़ा कर सके। जब ये सारा प्रयास चालू था, प्रारंभ था 1960 के दशक में, तो बहुत सारा ज्ञान हमको टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन के माध्यम से, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों से भी लिया। और इसके प्रारंभिक स्वरूप में जो समाज कार्य की जो सोच थी कि व्यक्ति की मदद करना है, व्यक्ति समस्या में है, उसकी आवश्यकताएं अधूरी हैं, जिसको बोलते हैं अनमेट नीड्स, और जब अनमेट नीड्स होती हैं तो वह समस्या में आता है, और समस्याएं उसके सामंजस्य को प्रभावित करती हैं, और जब उसका सामंजस्य प्रभावित होता है तो जो उसकी सामाजिक भूमिका है वो भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता, जो उसकी सामाजिक कार्यात्मकता है, सोशल फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब होती है। तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए समाज कार्य इस प्रकार मदद करता है, और 3 स्तर पर मदद करता है। एक स्तर है व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा स्तर है समूह के स्तर पर, समूहों के द्वारा, और तीसरा समुदाय के स्तर पर। तो इसलिए समाज कार्य ने जब यह आइडेंटिफाई किया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की ज़रूरतें, व्यक्ति की समस्याएं इन 3 स्तरों पर विभाजित की जा सकती हैं, तो उसने 3 प्रकार के कार्यविधियों को जन्म दिया। उनको हम बोलते हैं 3 मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। प्राइमरी मेथड्स, प्रमुख मेथड, प्राथमिक विधियाँ। पहली विधि है सोशल केस वर्क, जिसे बोलते हैं सामाजिक व्यक्तिक कार्य। दूसरा सामाजिक समूह कार्य, तीसरा सामुदायिक संगठन। व्यक्तिक कार्य व्यक्ति के स्तर पर, समूह कार्य समूह के माध्यमों से, और समुदाय कार्य समुदाय में। इन 3 माध्यमों से, और इसके अलावा 3 और ऐसे पद्धतियों को स्वीकारा जो इनकी सहायक विधियां थीं, जिसमें समाज कल्याण शोध, सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन, और समाज कल्याण प्रशासन। तो इन 3 विधियों का उपयोग प्राथमिक विधियों के साथ करते हुए समाज कार्य व्यक्तियों को, समूहों को, समुदाय के स्तर पर उनकी ज़रूरतों के मुताबिक, उनकी समस्याओं के मुताबिक इस प्रकार से सहायता करने लगा ताकि वो पुनः सामाजिक सोशल एडजस्टमेंट में वापस आ सकें, उनका सामाजिक सामंजस्य होने लगे। तो अगर आप देखें चैरिटी, और चैरिटी के बाद वेलफेयर, दूसरी स्टेज, और वेलफेयर के स्टेज में हमारा प्रयास यह है कि व्यक्ति अपने परिवेश में
पुनर्स्थापित हो सके, फिर से रिहैबिलिटेट हो सके, अपनी समस्या से जूझते हुए वह सीख सके और वो समस्या को निदान कर सके। अब बहुत ही स्पष्ट रूप से जब ये बात चलने लगी तो 1960 और 70 के दशक में हम सामाजिक विकास की बात शुरू हुई। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की जो वाद विवाद है वह प्रारंभ हुआ और पूरे स्वरूप को कि व्यक्ति दोषी नहीं है, वातावरण या जो उसका एनवायरनमेंट है वो भी दोषी है, और कोई व्यक्ति गरीब इसलिए नहीं है कि वो गरीब रहना चाहता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियां उसको गरीबी की ओर प्रेरित करती हैं। तो नई सोच जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी डेवलपमेंट की, और एक डेवलपमेंट अप्रोच आना शुरू हुई कि विकास के माध्यम से, तो समाज कार्य ने ये स्वीकारा कि समाज कार्य विकास के लिए, कल्याण जो है वो विकास के लिए हो और विकास में सबकी हिस्सेदारी हो, विकास में सभी को हिस्सा मिले। अब यहाँ पे एक बहुत गौरतलब चीज़ ये है कि जो भारत का संविधान था, उस संविधान में जो बातें हमने कही वो समाज कार्य के बहुत नज़दीक है। जैसे संविधान की आमुख में हमने कहा कि भारत का संविधान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, व्यक्तियों की सहभागिता में विश्वास करता है। तो सोशल वर्क का जो पूरा ढांचा है वो अगर आप देखें तो हम भी यही बात कह रहे थे कि समाज कार्य उसके लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं, समाज कार्य व्यक्तियों के साथ। तो सोशल वर्क नॉट फॉर द पीपुल बट विद द पीपुल। तो एक बड़ी बात कह रहे थे कि जो हमारे लाभार्थी हैं वो हमारे इस समस्या में, हमारे इस प्रयास में हमारे हिस्सा बने और फिर हम मिलके कार्य करें। ये अप्रोच बिल्कुल अपने आप में अनूठी थी और ये प्रजातांत्रिक अप्रोच के बिल्कुल नज़दीक थी। तो तीसरे स्टेज में जब डेवलपमेंट की बात शुरू हुई 70 और 80 के दशक में, तो समाज कार्य का जो स्वरूप था वो कल्याणकारी स्वरूप से हट के थोड़ा विकासात्मक स्वरूप उसका नज़र आने लगा। उसमें नज़र आने लगा कि समाज कार्य किसके लिए? उन वंचित वर्गों के लिए, उन समूहों के लिए जो पिछड़े हैं, उन समूहों के लिए जो समाज के विकास की धारा में जुड़े नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो जाति के आधार पर या जगह के आधार पर, रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो पिछड़ गए हैं, उनको हमें इस पूरी मुख्य धारा में लाना चाहिए और हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। और हमारा संविधान भी उस बात की गवाही करता है और संविधान भी उस बात के लिए समर्पित है। तो समाज कार्य का जो रुख हुआ वो वेलफेयर के साथ साथ विकासात्मक हुआ। उसी समय समाज कार्य के और स्वरूप निकल के आए, डेवलपमेंटल सोशल वर्क, एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क, और सामाजिक न्याय की बात प्रारंभ हुई। और सामाजिक न्याय के साथ साथ जो 1948 में एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र बना था मानवीय अधिकारों का, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और उसमें जो व्यक्ति के मानवीय आधार जो हक जो महसूस किए गए, जो अधिकार माने गए, और उसमें से बहुत सारे अधिकार हमारे संविधान में भी हैं मौलिक अधिकारों के रूप में, और बहुत सारे अधिकार हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट 4 है उसमें लिखे हुए थे। तो उन अधिकारों के लिए समाज कार्य का झुकाव और समाज कार्य का जुड़ाव हुआ और समाज कार्य की परिभाषाएं बदलने लगी, समाज कार्य के कार्य स्वरूप बदलने लगा। तो देखिए, दान, दान के बाद कल्याण, कल्याण के बाद विकास, तीसरी अवस्था, और परिभाषाएं भी बदलने लगी। तो उसी बीच में वैश्विक स्तर पर, भूमंडलीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे भी समाज कार्य की बात शुरू हुई
और समाज कार्य की परिभाषाओं की बात शुरू हुई। तो जो हमारे दो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं संगठन हैं, इंडियन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, उन दोनों ने मिलके 1982 के करीब एक नई परिभाषा दी और उस परिभाषा के 3-4 तत्व मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उस परिभाषा में कहा कि सोशल वर्क क्या है। सोशल वर्क एक ऐसा व्यवसाय है जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, प्रमोट द सोशल चेंज, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों में समस्याओं का समाधान करता है। तो दो बात हो गई। तीसरी बात कि लोगों को एम्पावर करता है, सशक्तिकरण देता है और मुक्ति देता है, लिबरेट करता है उनके बंधनों से, उनकी सिचुएशन से। जैसे कोई बॉन्डेड लेबर है, कोई मजदूर है जो ऐसी शर्तों में मजबूरी कर रहा है जहाँ पे उसका शोषण निश्चित है। तो धीरे से क्या हुआ कि समाज कार्य शोषण के खिलाफ, समाज कार्य उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी आवाज़ स्वयं नहीं रख सकते, उनके लिए काम करने लगा। और समाज कार्य के पास ज्ञान क्या था? मैंने आपको बोला ना कि प्रशिक्षण। तो ज्ञान क्या था? समाज कार्य ने अपना ज्ञान बहुत सारे अन्य समाज विज्ञानों से निकाला और साथ ही साथ समाज कार्य ने अपना भी ज्ञान स्वीकारा। तो सोशल साइंस की जो थ्योरीज थी, ह्यूमन रिलेशंस की जो थ्योरीज थी, सामाजिक व्यवस्थाओं की जो सिद्धांत थे, उनके साथ मिलके ये काम करना शुरू किया। और जो डेवलपमेंट की बात थी, उसने कहा कि इसका मुख्य पर्पस सामाजिक परिवर्तन है और दूसरा उसका मुख्य पर्पस कि इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है। ये 1982 में कहा। उसके बाद 2000 के करीब इसी परिभाषा में परिवर्तन हुआ और जो बात मैं कह रहा था कि समाज विज्ञान की, तो उसमें एम्पावरमेंट और लिबरेशन दो चीज़ें और जुड़ गई। परिवर्तन था, व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान उसका दूसरा मकसद था, साथ ही साथ एम्पावरमेंट और लिबरेशन की बात करने लगा कि हमें लिबरेट करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर भारत के संदर्भ में आप देखना चाहें तो बंधुआ मजदूरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखना चाहें तो स्लेवरी, दास प्रथा। भारत के स्तर पे ऐसे आपको तमाम सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि विभिन्न जातियों के लोग, निम्न जातियों के लोगों को जबरदस्ती की जैसे ही बात करते हैं तो ऑपरेशन की बात आ जाती है, और जैसी जबरदस्ती किसी से व्यक्ति के साथ करते हैं तो उसके ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होने लगता है। तो समाज कार्य इन सब चीज़ों के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा केवल विकास नहीं, विकास के साथ साथ व्यक्तियों के अधिकारों की भी बात की जाए। तो चौथी अवस्था में प्रवेश किया, दान, कल्याण, विकास, अधिकार। आपको कई संस्थाएं ऐसी मिलेंगी देश में जो चारों तरह के काम करती हैं। दान के भी बात करती हैं, कल्याण की भी बात करती हैं, विकास की भी बात करती हैं और लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ती हैं। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, श्रमिक दिवस है। और इस दिवस को हम इसलिए मनाते हैं कि जो श्रमिकों के अधिकार हैं, जो जिसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपने श्रम संगठनों के माध्यम से, काम के तमाम सारे अधिकार, के काम के घंटे कितने हों, काम के बदले वेतन कितना मिले, काम की अवस्थाओं में शोषण ना हो, जो लोग वल्नरेबल हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, फिजिकली नहीं, व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग कमज़ोर हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो आज के दिन हम उन सब बातों को याद करते हैं और पूरे विश्व के स्तर पर आज ये दिवस मनाया जाता है। तो भारत में भी जब समाज कार्य पढ़ाना शुरू किया गया तो 1950 तक 5 मुख्य क्षेत्र थे जिनमें समाज कार्य काम करता था।
1950 से लेकर 1980-90 तक उन पांच प्रमुख क्षेत्र थे। एक तो था रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण और शहरी सामुदायिक विकास। दूसरा था मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, चिकित्सकीय एंड मनोचिकित्सकीय समाज कार्य। तीसरा था श्रम कल्याण एवं प्रबंधन। चौथा था परिवार एवं बाल कल्याण, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर। और पांचवा था करेक्शनल एंड करेक्शनल सर्विसेज, क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अपराध शास्त्र और सुधार संबंधी सेवाएं, जिन्हें हम सोशल डिफेंस के तहत भी कहते हैं। तो ये 5 तरह के विशेषीकरण थे जिन पर लोग काम कर रहे थे, जो पढ़ते थे और इन क्षेत्रों में काम करने चले जाते थे। लेकिन जैसे ही हमने विकास और अधिकार की बात शुरू की तो समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत सारे नए आयाम खुल गए। ऑपरेशन के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध, तो बहुत सारे लोग बात करने लगे कि हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो उन लोगों को वहां से निकाल सकें और सुरक्षित रख सकें। तो सामाजिक वकालत होने लगी, लोग मिलने लगे आपस में। तो एक नई विधि आई, सोशल नेटवर्किंग। मतलब ये नेटवर्किंग थोड़ा सा इंटरनेट की नेटवर्किंग से अलग है और सोशल मीडिया की नेटवर्किंग से अलग है, लेकिन सामाजिक वकालत की बात हुई, आपस में जुड़ाव की बात हुई, लाइजनिंग और नेटवर्किंग करने की बात हुई। लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन, सामाजिक आंदोलन की बात हुई, तो समाज कार्य के लोग सामाजिक आंदोलन में गए। सरकार से उन्होंने कहा कि केवल कल्याणकारी सुविधाएं नहीं और किसी ऑब्लिगेशन के तहत नहीं कि ये सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है, बल्कि एक व्यक्ति होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत ये सेवाएं होनी चाहिए। तो एक नई परिकल्पना आई जिसे हम बोलते हैं राइट बेस्ड अप्रोच, अधिकार आधारित अभिगम या अधिकारों पे आधारित पहुंच, उसके तहत हमें मिलना चाहिए। राशन की दुकान से मुझे राशन कार्ड पे कम दामों में इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही है, बल्कि इसलिए मिल रहा है कि ये जीवन जीने का हक है और सरकार को व्यवस्था के स्वरूप हमें भोजन प्राप्त कराना चाहिए। जो बाद में राइट टू फूड की बात हुई, तो उसका जन्म कहाँ था? राइट टू लाइफ में, कि जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, उसमें इस बात को कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि ये जो देश में भूखमरी है उसके ऊपर सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से शिक्षा के अधिकार की बात, तो ये नहीं कि केवल स्कूल हों। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे विकास के लिए, समाज के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, तो फिर हर बच्चे का अधिकार है, क्योंकि यह संविधान में भी लिखा है और सरकार इसको ज़्यादा दिन तक स्थगित नहीं कर सकती थी। इसलिए इस बात की मांग उठी कि शिक्षा सभी लोगों को मिले। तो समाज कार्य के क्षेत्र में वह बात भी आई और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी। उसमें स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और उसमें प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता भी हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग भी हैं। अभी बहुत 2000 के बाद जो पूरा, बल्कि सन 1992 के बाद विश्व स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसमें नव अर्थवाद, न्यू लिबरल इकोनॉमी की भी बात हुई। तो वो 3 शब्द आपने सुने होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। तो उस LPG के तहत हमने बहुत सारे अपने क्षेत्र, जो कार्य के क्षेत्र थे,
उनमें अमूल चूक परिवर्तन किए। 1992 नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद से लेके राजीव गांधी जी और बाद के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी और अभी भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, सबकी कि इस नववाद में कैसे आम व्यक्तियों को विकास की सुविधाएं पहुंचाई जाएं और वो भी राइट बेस्ड। तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे बोलते हैं एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, के व्यक्तियों का सशक्तिकरण हो। और जब व्यक्ति सशक्तिकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे, समूह सशक्तिकरण होंगे, तो वो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेंगे और प्रजातंत्र का स्वरूप बदलेगा। तो उसके लिए भी समाज कार्य ने काम करना शुरू किया। तो समाज कार्य की जो पृष्ठभूमि है वो व्यक्तियों की मदद करने से लेके आज संस्थाओं में परिवर्तन, संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों की मदद वहाँ तक पहुँच गई वो बात। तो अब देखिए, मैंने बात शुरू की थी समाज कार्य एक विषय के रूप में। तो समाज कार्य एक विषय है, समाज कार्य एक व्यवसाय है, और समाज कार्यकर्ता जो विषय पढ़ते हैं, उसका जो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास के बाद उन जगहों पे जाके नौकरी करते हैं। समाज कार्य में नौकरी को मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदी का एक मुहावरा है, आम के आम गुठलियों के दाम। दोनों फ़ायदे हैं कि आपने समाज कार्य पढ़ा और फिर समाज में समाज कार्य करने के लिए उतरे, तो एक तो इस बात का भी सुख है नौकरी के साथ कि हम समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हैं, हम समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो उस मामले में ये विषय बहुत अनूठा है। वैसे भी पूरे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में समाज कार्य एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों शिक्षा की दोनों प्रणालियों को, मतलब क्लासरूम टीचिंग को और ट्रेनिंग को बहुत तरजीह दी जाती है। यानी सोशल वर्क में हम विद्यार्थी को पहले दिन से क्षेत्रीय कार्य कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, फील्ड वर्क में भेजते हैं, और उस फील्ड वर्क को वो कहाँ करता है? समाज की तमाम सारी संस्थाओं में। समाज में सरकार है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार के बहुत सारे विभाग हैं जो कल्याणकारी विभाग हैं, उनमें वो विद्यार्थी जाके पहले दिन से सीखने की कोशिश करता है। तमाम सारे समाज के वंचित वर्गों के लिए जो समूह हैं, जो प्रोग्राम हैं, जैसे परिवार के लिए परिवार परामर्श केंद्र, जैसे नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए नशा मुक्ति केंद्र, तो हमारे विद्यार्थी इन केंद्रों में जाते हैं और 2 दिन वो वहाँ पे काम करते हैं, 4 दिन हम उन्हें क्लास में पढ़ाते हैं। ये ऐसा विश्वविद्यालय की शिक्षा में और कोई समाज विज्ञान में या कला क्षेत्र में या वाणिज्य के क्षेत्र में कोई ऐसा और विषय नहीं है जिसमें इस प्रकार की परंपरा हो कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब काम करते करते सीखना। तो थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं समाज कार्य एक व्यवसाय है। अब थोड़ा सा बहुत सारे हमारे मित्रों को इस बात से आपत्ति होती है कि समाज कार्य व्यवसाय कैसे हो सकता है, या इसको व्यावसायिक समाज कार्य क्यों कहा जाता है। अब शायद हो सकता है उसके लिए कोई और उपयुक्त वर्ड नहीं है, कोई मैनेजमेंट का हमने टर्म नहीं जोड़ पाए, हम कोई नया शब्द नहीं गढ़ पाए, तो हमने वो जो वहाँ से बोरो किया था वो कर लिया। लेकिन भारत की धरती पर समाज कार्य दूसरे दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं को बहुत सारे लोग उसकी जो आत्मा है, उसका जो मूल है, उसका जो मूल में छुपा हुआ बीज है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता होगा तो ज़्यादा अच्छी सेवाएं देगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समाज कल्याण के कार्यक्रमों को लागू कर सकेगा, विकास की योजनाओं को अच्छी तरह से आम जन तक ले जा पाएगा, वो भूल जाते हैं लोग बाग, तो वो शब्द पे उलझ जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सोशल वर्क अपने आप में एक ऐसा विषय है जो, और अभी तो जो इस जुलाई 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिभाषा में परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वाली परिभाषा में और नई परिभाषा में एक स्पष्ट किया गया कि समाज कार्य एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। प्रैक्टिस बेस्ड मीन्स जहाँ पे उसका अभ्यास किया जा सकता है। जैसे चिकित्सा है वो भी एक व्यवसाय है, जैसे कानून है वो एक व्यवसाय है, नर्सिंग है वो एक व्यवसाय है,
उसी प्रकार से समाज कार्य भी एक व्यवसाय है। और व्यवसाय कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को सेवा दे रहा है, कोई नशे से पीड़ित व्यक्ति है और उसको हम विभिन्न माध्यमों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बदले में हम अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो इसमें बुराई कहाँ है। ज्ञान के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक सेवा प्रदान की जा रही है या ऐसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो पहली बार कहा गया कि समाज कार्य एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। साथ में यह भी कहा गया कि एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, एक ये शैक्षिक शाखा है ज्ञान की, जो 4 चीज़ें करती है। सामाजिक परिवर्तन को प्रमोट करती है, सामाजिक परिवर्तन को लाती है, सामाजिक परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास को लाती है, सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए काम करती है। सोशल कोहेशन, नया शब्द जोड़ा गया कि समाज में समरसता, समाज कितना भी बढ़ जाए और हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहें, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, मुस्लिम ईसाई, बौद्ध हिंदू, या जातियों को ले लें, ब्राह्मण और दलित और ठाकुर, अगर हम इन सब में उलझते रहे तो विकास का जो फल है वो ना तो सब चख पाएंगे, ना तो सबको मिलेगा, ना उसका सब फायदा ले पाएंगे। तो समाज कार्य की एक नई जिम्मेदारी है कि वो सोशल कोहेशन को भी प्रमोट करे। सोशल कोहेशन के साथ साथ एम्पावरमेंट और लिबरेशन ऑफ पीपुल, कि उन व्यवस्थाओं से व्यक्तियों को मुक्त किया जाए। और वो कई जगह हैं, फैली हुई हैं, केवल समझने की देर है। बंधुआ मजदूरी की बात की, बाल मजदूरी। बाल मजदूरी क्या है? कोई बच्चा क्या अपनी स्वेच्छा से काम करता है? वो उन परिस्थितियों का और उन सामाजिक व्यवस्था का, वो सामाजिक स्ट्रक्चर का शिकार है, इसलिए काम करता है कि उसके माँ बाप गरीब हैं, उसके पास और कोई चीज़ नहीं है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसके घर के पास स्कूल नहीं है, या स्कूल की फीस वो नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सारे कारण हैं। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, जिसका आजकल हम नया टर्म बोलते हैं कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स। अगर कॉमर्शियल सेक्स वर्कर में वर्कर शब्द है तो ये बहुत सारी चीज़ों की ओर इंगित करता है। वर्कर के राइट होते हैं, वर्कर की ड्यूटीज़ होती हैं, उनके एथिक्स हैं, उनके कार्य करने के घंटे हैं, लेकिन वो तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो इस व्यवसाय में हैं, जो शायद मानव सभ्यता का सबसे पुराना काला व्यवसाय है, उससे कैसे निकाला जाए उनको, उन बैरियर्स को, उन बंधनों को कैसे तोड़ा जाए कि वो वहाँ से मुक्त हो सकें। तो लिबरेशन का मतलब ये है विचारों से भी मुक्ति, ऐसे कुविचारों से। कुविचार की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपने भ्रूण हत्या के बारे में सुन रखा है ना? कुविचार कि अगर लड़की हो तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाए, और लड़का हो तो ठीक बात है। तो आप देख रहे हैं आज समाज में क्या स्थिति हो गई कि बहुत सारे जिलों में, लगभग 40 जिले ऐसे काली सूची में हैं जहां पे सेक्स रेशियो यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात लगातार गिर रहा है। ये सोच की बात है। इससे लिबरेट करने का काम कौन करेगा? समाज कार्य व्यवसाय के पास है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, दहेज। दहेज क्या है? पहले स्वेच्छा से लोग शादी में कुछ देते थे, बल्कि दान देते थे। अभी मैं किसी विवाद के लिए नहीं बस शब्द इस्तेमाल कर रहा, कन्यादान भी होता था उसमें, मतलब स्वेच्छा से होता था। यहाँ पे आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें कि कन्यादान को मैं कोई जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण के लिए। लेकिन फिर जबरदस्ती दहेज हुआ, जो जबरदस्ती मांगा जाए या जबरदस्ती दिया जाए या उन परिस्थितियों के तहत दिया जाए जो आवश्यक हो गई हो उस समय। ये पूरे समाज में प्रचलन हो गया कि लड़की की शादी नहीं होगी अगर दहेज नहीं देंगे। बहुत सारी जातियों में तो इस शुरुआत ही होती है कि भाई लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, प्रोफेसर है, तो कितना पैसा, मतलब कंपल्सन है। तो उस कंपल्सन से मुक्ति ही लिबरेशन है। और ये एक यहाँ नहीं है, ये दुनिया के कई मुल्कों में विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में मानवीय बंधन में जकड़े हुए हैं। जब कोई चीज़ बांधी जाती है ना, या किसी को बांधते हैं तो उसे बंधन बोलते हैं।
लेकिन जब किसी चीज को खोल के हम उसको स्वीकारते हैं तो उसे संबंध बोलते हैं। बंधन और संबंध में, दोनों में फर्क है। और समाज कार्य संबंधों की बात करता है, रिलेशनशिप का प्रोफेशन है, ये मानवीय संबंधों पे काम करता है। तो कितना जटिल है। मानवीय संबंधों पे काम करना आसान नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं और उससे बोलूं भाई साहब मैं आपको 100 रुपये देना चाहता हूं, 100 रुपये रख लीजिए। वो नहीं हो सकता, आपसे नहीं लेगा कोई। दे के देखिएगा, सोचेगा आप क्यों देना चाहते हैं भाई मुझे, आपका क्या मकसद है इसमें। बहुत सारे कार्यकर्ता जब गांव में काम करने जाते हैं और वहां पे जब पोलियो की ड्रॉप पिलाने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई इसका क्या स्वार्थ है, ये क्यों कर रहा है। तो इन विचारों से मुक्ति, वो लिबरेशन है। समाज कार्य के 4 कोर प्रिंसिपल हैं, कोर सिद्धांत हैं। ये 4 मैंडेट बताया मैंने आपको। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस देश में बहुत बड़ी कमी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इस देश की व्यवस्था कुछ जिम्मेदारी के मामले में उस नियम पे चलती है कि अगर युद्ध में विजय मिली तो विजय तो कमांडर की है, सेनापति की है, और हार मिली तो वो सेना की है, सामूहिक नहीं है। जीतता है तो राजा जीतता है, हारती है तो सेना हारती है। इसी तरह से हमारे प्रशासन में भी, इसी तरह से हमारी व्यवस्थाओं में भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हमने अपना सामाजिक दायित्व भी खो दिया है। तो उसको कैसे वापस लाया जाए, वो एक अलग सिद्धांत है जिस पर समाज कार्य करता है। और चौथी चीज है विभिन्नता के प्रति सम्मान। ये देश बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समूह, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी आस्थाओं, बहुत सारे विश्वास, बहुत सारी व्यवस्थाओं का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बहुत सारी चीजों में भिन्न हैं। ये एक देश है, इसमें अनेक देश रहते हैं। तो जरूरी क्या है कि हम हर व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत, उसकी सामाजिक जरूरतों, उसके रहन सहन, खान पान, उसके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज का सम्मान करें। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज। तो समाज कार्य उस पर विश्वास करता है, क्योंकि समाज कार्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो ये हमारे कोर हैं सोशल वर्क प्रोफेशन के। और मैंने आपको बताया कि जो हम समाज कार्य एक प्रायोगिक विषय है, केवल बात नहीं करता, काम भी करता है, लोगों की मदद भी करता है। और उस मदद करने के दौरान हम बहुत सारी जगह से सीखते हैं। समाज विज्ञान में मनोविज्ञान से सीखा है हमने, अर्थशास्त्र से सीखा है, हमने समाजशास्त्र से सीखा है, हमने जीव विज्ञान से सीखा है। उसी तरह से हम इंडिजीनियस नॉलेज, जो हमारी अपनी धरोहर है, उससे भी सीखते हैं, उसकी भी तरजीह देते हैं। वो एक अपने आप में अलग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसीलिए हमारी प्रोसेसेस जो हैं वो पार्टिसिपेटरी हैं। हम पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस में विश्वास रखते हैं। तो वी क्रिएट द ओन वैल्यू सिस्टम, ओन इथिक्स, सिस्टम ऑफ वर्किंग, और उनके लिए तमाम सारी संस्थाओं और उसका जन्म किया है उनको। तो समाज कार्य एक इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोशल साइंस है, जो समाज की व्यक्तियों की मदद के साथ साथ समाज के स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं, और समाज की संरचनाओं में क्या आता है, इनइक्वालिटीज, असमानताएं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ऑपरेशन, दबाव, इनके खिलाफ काम करता है। इनको स्ट्रक्चरल बंधन की तरह दिखता है कि ये हमारे संरचनात्मक बंधन है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास के जितने आयाम हैं
वो समाज कार्य के आयाम हो जाते हैं। समाज कार्य की शिक्षा लगभग 430 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है। बीए के स्तर पर, एमए के स्तर पर, एमफिल, पीएचडी, डीलिट के स्तर पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और देश के तमाम सारे विश्वविद्यालय इसको एक प्रायोगिक विषय के रूप में स्वीकार करते हैं और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैंने आपको थोड़ा सा इंगित किया। अभी आज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे नए आयामों में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन केवल सामान सप्लाई करने का काम नहीं है, राहत का विषय नहीं है, केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, पुनर्निर्माण का विषय नहीं है। अरे मकान टूट गए वो तो आप कहीं ना कहीं से पैसे लाके बना देंगे, लेकिन जिनकी हिम्मत टूट गई उसे कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हौसला दे, जो समझ दे, जो सहयोग दे, जो साथ में खड़ा हो। काउंसलिंग की जरूरत है। पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, नीतिगत परिवर्तन, एडवोकेसी, प्लानिंग, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे समाज कार्य काम करता है। समाज कार्य केवल एनजीओ नहीं है, एनजीओ के माध्यम से काम नहीं करता। समाज कार्य एनजीओ समाज कार्यकर्ताओं को हमारे बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें नौकरी मिलती है, उनमें काम करते हैं, सरकार में भी काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी काम करते हैं। तो इसके नौकरी के क्षेत्र बहुत व्यापक हैं, बहुत सारी जगह नौकरी मिलती है। मतलब हम समाज से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेपाल में भी भूकंप आया है और जो पिछले 4-5 दिनों में खबरें आ रही हैं कि एक तरफ खबर आ रही है कि बहुत सारी राहत सामग्री भारत और अन्य देशों से आई है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां राहत सामग्री पहुंच ही नहीं पाई और कई जगह राहत सामग्री में लूट मच गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई लूटना चाहता है? मानवीय मन की समस्याएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, व्यवस्थाओं में सिक्योरिटी नहीं है, सिस्टम्स क्रिएट नहीं हो पाए। तो आपदा प्रबंधन में बहुत कुछ सीखने को है और उसमें बहुत सारा मानवीय संबंध सीखने को है जो समाज कार्य का कोर बिंदु है। अंत में मैं आपको 1-2 बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि समाज कार्य सामाजिक परिवर्तन के साथ, सामाजिक पुनर्रचना के साथ राजनीतिक पुनर्रचना की भी बात करता है और बहुत सारे स्तर पे काम करता है। माइक्रो स्तर पे काम करता है, मीजो स्तर पे काम करता है, मैक्रो स्तर पे काम करता है और उसके तमाम सारे जो कार्यविधियां हैं वो उसी तरह से बनाई गई हैं। जैसे जब हम किसी व्यक्ति की, नशे से पीड़ित एक व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की बात करते हैं तो हमारा माइक्रो इंटरवेंशन है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल लेवल पे हम काम करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट, थेरेपेटिक हमारा ओरिएंटेशन है। लेकिन जब हम किसी कुप्रथा के विरुद्ध काम करने की बात करते हैं, मैंने कुछ कुप्रथाओं का जिक्र किया आपसे, तो बहुत मैक्रो लेवल पे एडवोकेसी की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए कानून कैसा होना चाहिए, पर्यावरण को रोकने के लिए कानून कैसा होना चाहिए, वो हमारी जरूरत है आज की। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए और इसको क्यों प्रमोट करना चाहिए, वो मैक्रो लेवल की बात है। हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी बात है और इसके लिए कई संगठन भी हैं। वर्तमान में एक एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, एक अभी बम्बे में नेटवर्क बना है उन स्कूल्स का जो समाज कार्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक संस्था है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, उसको नाप्स भी कहते हैं। वो समाज कार्यकर्ताओं के, जो प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता हैं, उनका संगठन है और उनके अधिकारों की और उनकी रुचियों की के लिए एडवोकेसी करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है।
तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो वो अपने लेवल पे भी संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में एक नया एक प्रयास हुआ है पिछले गत 2 वर्षों से, भारतीय समाजकार विज्ञान कांग्रेस, इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस। उसका पहला अधिवेशन 2013 में दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन उसका पूना में हुआ, तीसरा अधिवेशन अभी प्लान्ड है राजस्थान के एक क्षेत्र जैन विश्व भारती संस्था है लाड़नू में, वहाँ पे होना है। तो ये जो सारे के सारे फोरम हैं, संगठन हैं, उनके माध्यम से हम ज्ञान को आपस में बांटते हैं, समस्याओं को आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। और सोशल वर्क इस मामले में सेल्फ लर्निंग सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान डिसिप्लिन है समाज विज्ञान का। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्तियों के बहुत करीब है और व्यक्तियों की समस्याओं में, समूहों की समस्याओं में, समुदायों की समस्याओं में अपना योगदान दे रहा है। जी डॉक्टर संजय भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से हमारे तमाम छात्र छात्राओं और देखने वालों को समझाया कि सामाजिक कार्य क्या है, क्या इसके विभिन्न आयाम हैं, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शकों ने हमें देखा होगा उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न ज़रूर हुई होगी। तो मित्रों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in पर, जिससे कि जब अगली बार डॉक्टर संजय भट्ट हमारे स्टूडियो आएँ तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देख सकें। और मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप इस लेक्चर को अनेकों बार देख सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर संजय भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।